बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस फ्रॉम द बुक ऑफ चार्ल्स एच गिब्सन, चैप्टर नंबर 3, बैलेंस शीट एंड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बेसिकली जो है वो शेयर्स के हवाले से है। ठीक है, इसमें हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, कंपनी ने बेसिकली 80,000 शेयर कॉमन स्टॉक के और 10,000 शेयर जो है प्रेफर्ड स्टॉक के इशू किए हैं। जो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ से भी पढ़ी है और जो उसको समराइज हम कर लेते हैं इस तरह से कि टोटल 90,000 शेयर कंपनी ने इशू किए हैं, जिसमें से 10,000 शेयर प्रेफर्ड स्टॉक के हैं और जिन पे 10% डिविडेंड दिया जाना है, और प्रेफर्ड स्टॉक का एक शेयर जो है वो 100 का है। ठीक है, इसी तरह से 80,000 शेयर कॉमन स्टॉक के हैं और कॉमन स्टॉक का एक शेयर जो है वो $5 का है। ठीक है जी, जो पिछले 3 सालों से कंपनी ने इशू किए हुए हैं। During that period, dividends paid total 0, $2 lakh and $2,20,000 for each year respectively. ठीक है जी, यानी कि पिछले 3 सालों में कंपनी ने जो डिविडेंड दिया है ना, वो यानी कि पहले साल कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं दिया, 0 डिविडेंड दिया है। फिर दूसरे साल कंपनी ने 2 लाख का डिविडेंड दिया है और फिर तीसरे साल कंपनी ने 2,20,000 का डिविडेंड दिया है। ठीक है, अच्छा अब हमसे रिक्वायर्ड क्या कर रहे हैं? Compute the amount of dividend that must have been paid to preferred stockholders and common stockholders in each of 3 years, given the following four independent assumption। कहते हैं ये जो नीचे 4 assumptions दी गई हैं, इनके मुताबिक आपने जो है जो पिछले 3 सालों में प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को जो डिविडेंड मिला है वो भी निकाल के दिखाएं, हर साल का अलग अलग, और जो कॉमन स्टॉक होल्डर्स को जो डिविडेंड मिला है हर साल वो भी आप निकाल के दिखाएं पिछले 3 सालों का। ठीक है, ये 4 अजम्पशंस को जेन में रखते हुए। ठीक है जी, तो सबसे पहले यहाँ पे कहता है जी प्रेफर्ड स्टॉक इज नॉन पार्टिसिपेटिंग एंड क्यूमुलेटिव। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स आपके लिए नहीं है और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक क्यूमुलेटिव का और एक नॉन क्यूमुलेटिव का। ठीक है, क्यूमुलेटिव का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक साल अगर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिल रहा, कंपनी ने इतना प्रॉफिट अर्न नहीं किया, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिला, ठीक है, अगले साल कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है, तो उस सूरत हाल में क्या होता है, पिछले साल का भी डिविडेंड उनको दिया जाता है और जो करंट ईयर है उसका डिविडेंड भी उनको दिया जाएगा। इसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव। ठीक है, जो शेयर्स होते हैं ना जब बेचे जाते हैं तो उनको बताया जाता है कि ये क्यूमुलेटिव है या नॉन क्यूमुलेटिव है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने अगर कोई क्यूमुलेटिव, आपकी मर्जी है, अगर आपने क्यूमुलेटिव शेयर्स खरीदे हैं तो अगर किसी साल आपको डिविडेंड नहीं मिलता, कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता, कंपनी डिविडेंड नहीं देती, अगले साल कंपनी को प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, तो पिछले जितने भी सालों का डिविडेंड आपको नहीं मिला ना, वो भी आपको मिलेगा उसमें से, और जो करंट ईयर का होगा वो भी आपको मिलेगा। इसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव। और ऑन द अदर हैंड यहाँ पे नॉन क्यूमुलेटिव क्या होता है? नॉन क्यूमुलेटिव ये होता है कि अगर किसी साल आपको डिविडेंड नहीं मिला, ठीक है, कंपनी ने प्रॉफिट अर्न नहीं किया इतना ज्यादा और आपको डिविडेंड नहीं मिल सका, इस साल कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया, तो इसमें इस सूरत नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होगा, करंट ईयर का तो आपको मिल जाएगा लेकिन जो पिछला आपका बाकी रहता है ना वो नहीं मिलेगा आपको। इसको हम कहते हैं नॉन क्यूमुलेटिव। यहां तक बात समझ आएगी आप लोगों को? क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव का फर्क समझ आया? यस क्यूमुलेटिव सर। में पिछले सालों का बकाया डिविडेंड भी मिल जाता है और नॉन क्यूमुलेटिव में सिर्फ करंट ईयर का मिलता है, पिछले सालों का अगर कोई बाकी रहता है डिविडेंड तो वो नहीं मिलेगा। बात समझ आ रही है? यस सर। अच्छा यस सर। उसमें जो है ना एक और चीज अब यहाँ पे, नॉन पार्टिसिपेटिंग और पार्टिसिपेट अप टू 12%। ठीक है, तो कुछ शेयर्स इस तरह के भी होते हैं जिसमें जो पार्टिसिपेटिंग होते हैं और नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम नॉन पार्टिसिपेटिंग को डिफाइन कर लेते हैं। नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या? नॉन पार्टिसिपेटिंग ये होता है कि जितनी मतलब परसेंटेज आपको दी गई है ना, जैसे कि सवाल में अब जैसे प्रेफर्ड स्टॉक नॉन पार्टिसिपेटिंग लिखा हुआ है, पहली अजम्पशन प्रेफर्ड स्टॉक इज नॉन पार्टिसिपेटिंग एंड क्यूमुलेटिव। ठीक है, तो पहली अजम्पशन दी कि प्रेफर्ड स्टॉक जो है वो 10% है
अब प्रेफर्ड स्टॉक को 10% तो हमने दे देना है, इसके बाद हमने इसको कुछ और नहीं देना, ये नॉन पार्टिसिपेटिंग है। मतलब जितना सवाल में लिखा हुआ है ना, जितना हमने तय किया था, ठीक है, उतना हमने प्रेफर्ड स्टॉक को डिविडेंड दे देना, 10% जो हमने तय किया था उनके साथ, ठीक है, वो दे देंगे। और इसके अलावा एडिशनल हमने उनको कुछ भी नहीं देना, ठीक है, ये नॉन पार्टिसिपेटिंग है। सेकंड में कहता है जी पार्टिसिपेट अप टू 12% its par value. Preferred stock participate up to 12% of its par value and its cumulative, ठीक है। इस सूरत हाल में क्या है, जो पार्टिसिपेटिंग का केस है ना, इसमें ये होता है कि एक तो जो 10% आपको देना है प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को देना, वो तो मिलेगा, उस 10% के ऊपर जो मतलब ये 12% तक पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, जो ऊपर 2% है, ये भी दिया जाएगा। यानी कि इनका जितना हिस्सा बनता है वो भी दे दिया जाएगा, उसके बाद भी इनको कुछ जो है, जो बाकी बच गया ना प्रॉफिट, उसमें भी इनको हिस्सा दिया जाएगा, ठीक है। एक तो जो इनके साथ हमने फिक्स किया था कि भाई आपको 10% तो मिलेगा ही, वो 10% तो इनको दे देंगे, उसके बाद अगर प्रॉफिट बच जाता है तो उस बचे हुए प्रॉफिट में से भी इनका हिस्सा होता है, इसको हम कहते हैं पार्टिसिपेटिंग, ठीक है। अब मुझे यहां तक बताएं जरा कि यहाँ पे आपको मैंने 4 टर्म्स को डिफाइन किया है, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। अगर इनमें कोई मतलब मसला है तो मुझसे अभी पूछें, अदरवाइज हम आगे मूव करते हैं। सर पार्टिसिपेटिंग और नॉन सर पार्टिसिपेटिंग एक दफ़ा रिपीट कर दें। यस पार्टिसिपेटिंग, सर। नॉन पार्टिसिपेटिंग ये होता है कि नॉन पार्टिसिपेटिंग सबसे पहले समझे कि जैसे हमने उनसे तय किया था ना सवाल में कि हमने 10% उनको देना है प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को, तो 10% हम उनको दे देंगे, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, इसके बाद जो है हम उनको कुछ भी नहीं देंगे प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को बकिया प्रॉफिट में से। फॉर एग्जांपल हमारा बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ, हमने उसमें से 10% उनको दे दिया उनके डिविडेंड्स पे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और भी काफी प्रॉफिट बचा हुआ पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें उनका कोई हिस्सा नहीं है, वो 10% के हकदार थे, 10% उनको दे दिया, उसके बाद उनका बाकी के प्रॉफिट में कोई हिस्सा नहीं है, इसको कहते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग। ये समझ आइए, यस सर। जितना उनके साथ तय किया था ना उतना तो उनको दे देंगे, तो जो बकिया प्रॉफिट है उसमें अब उनका कोई हिस्सा नहीं होगा, ये नॉन पार्टिसिपेटिंग है। और पार्टिसिपेटिंग क्या है, जितना उनके साथ तय किया था वो भी उनको मिलेगा, और बकिया प्रॉफिट में भी उनका हिस्सा होगा कुछ ना कुछ, इसको हम पार्टिसिपेटिंग कहते हैं। बात समझ आई है? यस सर। यस सर। यस सर। अब ये 4 पॉइंट्स क्लियर हो गए आपको, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। जी सर। चले हम सवाल को कंटिन्यू करते हैं, आपको मजीद इसमें क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, इस तरह से हम इसको स्टार्ट करते हैं जी। ये पहला हमारे पास जो है वो पहली एग्जम्पशन हमारे पास क्या है, प्रेफर्ड स्टॉक इज नॉन पार्टिसिपेटिंग एंड क्यूमुलेटिव, ठीक है जी। तो ये लिख लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसको। ईयर वन में हमने कितना देना है इनको डिविडेंड, और यहाँ पे हम जो है वो एक हेडिंग लगा लेते हैं आगे जाके कि प्रेफर्ड स्टॉक की हेडिंग लगा लेते हैं कि प्रेफर्ड स्टॉक को कितना मिलना है, और इसी तरह हम कॉमन स्टॉक की हेडिंग लगा लेते हैं कि कॉमन स्टॉक को कितना दिया जाना है। इनको अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, अब हम देखेंगे जी, पहले साल आप बताएं मुझे, पहले साल को डिविडेंड मिलेगा, क्या ख्याल है? नो सर। पहले साल तो डिविडेंड था जीरो, नजर आ रहा है जी इधर सर जी। आपको? पहले साल यस सर। कंपनी ने तो डिविडेंड जीरो दिया है। असल डिविडेंड देना शुरू किया वो किस साल से किया है? दूसरे साल दो। से और तीसरे साल से ना। जी सर। पहले साल जो कंपनी ने डिविडेंड दिया वो तो जीरो दिया है, और दूसरे साल 2 लाख दिया, और तीसरे साल 2,20,000 दिया, ठीक है। तो क्या पहले साल किसी को डिविडेंड मिलेगा? नो सर।
नो पहले सर। साल किसी नो के हिस्से सर, में कुछ नहीं आएगा, कंपनी ने कमाया है कुछ नहीं, तो किसी के हिस्से में क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ भी जीरो आ जाएगा, यहाँ भी जीरो आ जाएगा। ठीक होगी बात? तो पहले सर। साल का डिविडेंड हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब ईयर 2 की बात कर लें हम। ठीक है, ईयर 2 में हमारे पास जो है वो प्रेफर्ड को भी देना है हमने, और उसको भी देना है, कॉमन को भी देना है। ठीक है जी। तो ईयर 2 में हम देखेंगे कि अब ये जो केस है वो क्यूमुलेटिव है। अगर हम यहाँ प्रेफर्ड की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, अगर लेट्स सपोज हम प्रेफर्ड की बात करते हैं, तो प्रेफर्ड का जो केस है वो कौन सा? क्यूमुलेटिव है ना। यानी कि प्रेफर्ड वालों का केस ये है कि अगर इनको पिछले साल पहले साल नहीं मिला ना, तो दूसरे साल में इनको पहले साल का भी मिलना है और दूसरे साल का भी मिलना है। क्या ख्याल है? ऐसी ही बात की थी ना हमने कि क्यूमुलेटिव का केस तो ये होता है कि पिछले सालों का जो रह गया वो भी मिलेगा, और जो करंट ईयर का है वो भी दिया जाएगा। मिलेगा ठीक है, सर। तो दोनों सालों का मिला के इसको दिया जाना है। अब आप यहाँ पे देख लें, ठीक है, कि इसको हमने किस तरह से करना है। ईयर 2 में हमने इसको ईयर 1 का भी देना है, ठीक है, और जी सर। हमने इसको ईयर 2 का भी, दोनों सालों का हमने देना है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्यूमुलेटिव फ्रॉम ईयर 1, यानी कि जो ईयर 1 का था ना क्यूमुलेटिव, वो भी देंगे हम इसे। अब हमारे पास बेसिकली जो है वो 10,000 शेयर्स थे। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक पे देख सकते हैं, 10,000 हमारे पास शेयर्स थे। ठीक है, और एक शेयर की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि कितनी है, 100 है। बात समझ आ रही है? ठीक है, एक यस शेयर की सर। वैल्यू 100 है, और हमने एक शेयर के ऊपर देना कितना है? 10%। आप में से को मुझे निकाल के बताएगा कि अगर 10,000 शेयर्स हो, एक शेयर की वैल्यू 100 होगी, तो ये तो टोटल अमाउंट बन जाएगी ना। अमाउंट को फिर हमने इस टोटल अमाउंट का हमने 10% देना है ना इनको। ठीक है, डिविडेंड। अभी 10% मुझे सबका निकाल के बता दें वो कितना बनता है। ठीक है, तो वो हमारा डिविडेंड आ जाएगा इसमें। ये कितना बन जाता है, इसको आप कैलकुलेट कर लें। ठीक है, यहाँ पे मैं ईयर 2 डिविडेंड को कैलकुलेट कर लेता हूँ। ईयर 2 डिविडेंड में भी सेम यही केस होगा ना। ठीक है, किसी ने कैलकुलेट किया है इसे? ये तकरीबन बन जाता है आपका $1,00,000। यहाँ भी 1,00,000 बन जाएगा और यहाँ भी 1,00,000 बन जाएगा। ठीक है जी। फिर 1 लाख। हाँ जी, 1,00,000 बन जाएगा। 1,00,000 हमने यहाँ पे लिख लिया। तो ये अब दूसरे साल का डिविडेंड आया प्रेफर्ड का। अब आप समझ आ गई है, प्रेफर्ड स्टॉक को हमने दूसरे साल में भी डिविडेंड दिया है, और पिछले साल का जो उसका रह गया था वो भी हमने उसको दिया है। आ रही बात समझ? तो यहाँ तक इसका जो टोटल हो गया ना, यहाँ पे जो इसकी इसका नहीं दूसरे समझ साल का टोटल हुआ वो कितना हुआ जी? 2,00,000 टोटल हो गया ना। दूसरे साल हमने इसे कितना दिया है? 2,00,000 दिया है। अच्छा, अच्छा, अब ये कॉमन स्टॉक है, इससे में कुछ आएगा? मुझे बताएं जरा। सूरत हाल यहाँ पे ये है कि दूसरे साल जो कंपनी ने डिविडेंड बांटा है लोगों को, वो 2,00,000 था। तो 2,00,000 तो सारा प्रेफर्ड स्टॉक ही ले गया। तो क्या अब कॉमन के हिस्से में कुछ आएगा? नो सर। सोच के बताएं कि पहले साल तो डिविडेंड दिया ही नहीं कंपनी ने, जीरो डिविडेंड था। जहां मेरा कर्सर शो हो रहा है ना आपको, तो किसी को कुछ नहीं मिला, ना प्रेफर्ड को ना कॉमन को। दूसरे साल कंपनी ने 2,00,000 का डिविडेंड दिया। अब कॉमन जो प्रेफर्ड स्टॉक चूंकि क्यूमुलेटिव थे,
प्रेफर्ड स्टॉक को पहले देना होता है, प्रेफर करना होता है, ठीक है, उनको प्रेफरेंस मिलती है डिविडेंड में। तो प्रेफर्ड स्टॉक को जब हमने दिया, उनके पिछले साल का भी और उनके इस साल का भी, तो 2 लाख क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अब कॉमन स्टॉक के हिस्से में कुछ आएगा भला क्या? कॉमन स्टॉक के हिस्से में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा उनका। अब हम तीसरे साल की बात कर लें, ईयर 3 की बात करते हैं, ठीक है। ईयर 3 में भी हमने देखना है, प्रेफर्ड स्टॉक को देखना है, और फिर हमने किसको देखना है, प्रेफर्ड की हम हेडिंग लगा लेते हैं, यहाँ पे प्रेफर्ड स्टॉक है। अब प्रेफर्ड स्टॉक को कितना मिलना है आपको पता है, पहले आपने कैलकुलेशन की हुई है, ठीक है, यही सेम कैलकुलेशन है। 10,000 शेयर्स हैं, एक शेयर 100 का है, और 10% हमने एक शेयर के ऊपर देना है, ठीक है। या तो आप पहले वैल्यू निकालें, 10,000 को 100 से रब दे के टोटल अमाउंट जो है शेयर होल्डर्स शेयर्स की आउटस्टैंडिंग निकाल लें, और फिर उसको 10% से मल्टीप्लाई कर दें। 2 स्टेप में कर लें या फिर एक ही स्टेप में कर लें, जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है जी। तो प्रेफर्ड स्टॉक को कितना मिलेगा यहाँ पे तीसरे साल में, 1 लाख मिल गया तीसरे साल में। तीसरे साल जो आपका प्रॉफिट था वो कितना था, डिविडेंड जो देना था, ये नजर आ रहा है, तीसरे साल आपने 2,20,000 का डिविडेंड देना था, ठीक है, 2,20,000 का डिविडेंड देना था ना तीसरे साल। अब 2,20,000 के यस सर। डिविडेंड में से 1 लाख तो चला गया प्रेफर्ड स्टॉक के पास। अब यहाँ पे प्रेफर्ड स्टॉक का पिछला को बाकी नहीं रहता बैलेंस, क्योंकि पिछला जितना बैलेंस था वो ईयर 2 में उनका क्लियर हो गया हुआ है। ईयर 2 में उनको ईयर 1 का भी मिल गया और ईयर 2 का भी मिल गया। अब ईयर 3 में जो प्रेफर्ड स्टॉक का कोई बाकी बैलेंस नहीं रहता पिछला, ठीक है, इसलिए ईयर 3 में प्रेफर्ड स्टॉक को सिर्फ ईयर 3 का ही मिलेगा, जो कि 1 लाख बनता है। अब डिविडेंड तो टोटल हमारे पास कितना है जी, 2,20,000। अब 1 लाख तो यहाँ पे चला गया, तो बाकी का कहाँ पे जाएगा, बाकी का हमारा जो है वो किधर जाएगा, कॉमन स्टॉक में कॉमन चला स्टॉक जाएगा। बात समझ आ रही है? यस सर। बाकी का डिविडेंड हमारा कॉमन स्टॉक में चला जाएगा, ठीक है। इधर हम लिख देंगे ये रिमेनिंग डिविडेंड जो है किसके खाते में आना है, द कॉमन स्टॉक होल्डर्स गेट द रिमेनिंग, ठीक है, जो रिमेनिंग डिविडेंड है वो कॉमन स्टॉक होल्डर्स के हिस्से में आएगा, ठीक है। अब रिमेनिंग कितना बनता है आप बताएं जरा मुझे, कितना बनता है रिमेनिंग? 2,20,000 में से 1 लाख निकाल दे तो कितना बन 1,20,000 है सर। 1,20,000 का हमारा बन जाएगा, ठीक होगी बात। अब यहाँ पे फिर से हम टोटल लगा देंगे, इसका टोटल तीसरे साल का टोटल कितना बन गया, 1 लाख, और इसका कितना बन गया, 1,20,000, ठीक है जी। तो ये जी पहला केस था जो हमने कर लिया। यहाँ पे आपको अगर कोई मसला है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ईयर 1 में कोई डिविडेंड नहीं था, ईयर 2 में हमारे पास 2 लाख डिविडेंड हमने देना था, लेकिन 2 लाख डिविडेंड प्रेफर्ड स्टॉक को देते देते खत्म हो गया, क्योंकि प्रेफर्ड स्टॉक ने ईयर 1 का भी लिया हमसे और ईयर 2 का भी लिया हमसे, ठीक है, क्योंकि क्यूमुलेटिव थे। क्यूमुलेटिव का मतलब यही होता है कि अगर पिछले साल का कोई रह गया तो वो भी दिया जाए इनको, और इस साल का भी दिया जाए, करंट ईयर का। तो प्रेफर्ड स्टॉक को हम दे रहे थे तो हमारा 2 लाख वहीं खत्म हो गया। कॉमन स्टॉक के हिस्से में पहले साल भी कुछ नहीं आया, दूसरे साल, पहले साल तो कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, दूसरे साल जो है बांटते बांटते खत्म हो गया, इसके हिस्से में कुछ नहीं है। तीसरे साल जो है जब हमने तीसरे साल कंपनी ने 2,20,000 का डिविडेंड दिया, जिसमें से प्रेफर्ड स्टॉक के हिस्से में 1 लाख का डिविडेंड आया, ठीक है, और जो बाकी डिविडेंड बच गया वो कॉमन स्टॉक के हिस्से में आ गया 1,20,000 का, ठीक है। तो इस तरह से हमने टोटल भी लगा ली यहाँ पे कि कितना कितना डिविडेंड आता रहा है यहाँ पे। क्लियर है जी? अच्छा, अब ये यहाँ पे हम सेकंड केस, यहाँ तक इसमें कोई मसला है तो बता दें, ठीक है। सेकंड केस हमारा क्या जी, यहाँ पे
पहले पार्ट में अगर कोई मसला है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। जी नेक्स्ट हमारा पार्ट इसमें है जी, प्रेफर्ड स्टॉक पार्टिसिपेट अप टू 12% ऑफ इट्स पार वैल्यू एंड इज क्यूमुलेटिव, यानी कि यहाँ पे प्रेफर्ड स्टॉक जो क्यूमुलेटिव भी है और जो बाकी बच जाएगा डिविडेंड उसमें भी पार्टिसिपेट करेगा 12% तक, ठीक है। उसी तरह से हम करते हैं ईयर 1 करते हैं, ईयर 2 करते हैं। डिविडेंड हमारे पास उस तरह से ही है कि पहले साल डिविडेंड कंपनी ने कितना दिया, दूसरे साल पहले साल 0 डिविडेंड है, दूसरे साल 2 लाख है, तीसरे साल 2,20,000 है, ठीक है जी। तो इस पार्ट में भी हमने जो है उसी तरीके से चलना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कुछ चीज़ें कॉपी करता हूँ। ठीक है जी, 2 हेडिंग्स लगा ली। और क्या पहले साल डिविडेंड मिलेगा किसी को कोई? नो सर। केस जो अजम्पशन जो मर्जी हो, पहले साल तो कंपनी ने डिविडेंड दिया ही नहीं, तो पहले साल फिर दोनों के हिस्सों में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है जी। पहले साल फिर किसी को कुछ नहीं मिलेगा। दूसरे साल की बात कर लेते हैं हम। दूसरे साल में जो है प्रेफर्ड स्टॉक जो है वो एरियर में है, ठीक है। दूसरे साल का केस भी वही सेम हो जाएगा, क्या ख्याल है? दूसरे साल कंपनी ने 2 लाख का डिविडेंड दिया और प्रेफर्ड स्टॉक आपको पता है क्यूमुलेटिव है, ये देखिए क्यूमुलेटिव लिखा हुआ है ना। क्यूमुलेटिव का मतलब इसने पिछले साल का भी लेना है और इसने करंट ईयर का भी लेना है। तो दूसरे साल तक ये सवाल जो है वो क्या है आपका? सेम ही है, क्या ख्याल है? यहाँ तक कोई इतराज है जी? अगर यहाँ तक कोई इतराज है तो आप बताएं मुझे। दूसरे साल में भी यही होगा ना सारा। दूसरे साल 2 लाख का डिविडेंड है और प्रेफर्ड स्टॉक चूंकि क्यूमुलेटिव है, लिहाजा वो पिछले साल का डिविडेंड भी लेगा, क्यूमुलेटिव फ्रॉम 1 ईयर वो भी लेगा, और जो दूसरे साल का बनता है वो भी लेगा। यहाँ तक अगर बात क्लियर है तो मैं आगे जाऊं। दूसरे साल तक जो है वो मामला सेम चल रहा है, ठीक है। हाँ जी, ग्रीन सिग्नल दे दें मुझे कि यहाँ तक क्लियर है तो मैं आगे चलूं। Yes, sir. सर Yes, इसके अंदर sir. ये 12% का सर जिक्र किया है, तो 12% का जिक्र जो है, देखें दूसरे साल में डिविडेंड कितना था? 2 लाख था ना। यस सर। तो बचेगा तो पार्टिसिपेट करेगा, जब पिज्जा बचा ही नहीं तो पार्टिसिपेट क्या करना है? यस सर। आ रही बात समझ? पार्टिसिपेट तो बचे हुए में से करना है ना। अभी तो अपना हिस्सा ले रहा वो, पिछले साल का और इस साल का। जब इसने अपना हिस्सा लिया तो कंपनी का डिविडेंड ही खत्म हो गया। पार्टिसिपेट का केस तो तब है कि जब अपना हिस्सा ले लिया उसने और इसके बाद भी डिविडेंड बचा पड़ा हो, फिर ये उसमें पार्टिसिपेट करेगा। आ रही बात समझ? अभी तो डिविडेंड बचा ही कोई नहीं। तीसरे साल में पार्टिसिपेट वाला चक्कर आएगा, ठीक है। तीसरे साल में देखें वो अब किस तरह से उसको हमने करना है। हाँ, तीसरे साल में हम इसको देखते हैं जी। ईयर 3 आपका आ गया। ईयर 3 में हमारा प्रेफर्ड स्टॉक जो है वो प्रेफर्ड को हमने देखना है, जो हमारा ईयर 3 डिविडेंड है, ठीक है। ईयर 3 डिविडेंड देखते हैं यहाँ पे। ईयर 3 डिविडेंड किस तरह से आएगा? जिस तरह से हमने ईयर 2 निकाला था, ठीक है। यानी कि तीसरे साल भी हमने उसको 1 लाख ही देना है ना। तीसरे साल जो उसका 1 लाख बनता था वो भी हमने दे दिया, ठीक है। बेसिकली उसका साल का 1 लाख बनता है, ठीक है। पहले साल उसको कुछ नहीं मिला, दूसरे साल उसने पिछले साल का भी 1 लाख लिया और दूसरे साल का भी 1 लाख लिया, तो 2 लाख दूसरे साल लिया उसने। तीसरा साल आया, तीसरे साल भी उसने अपना 1 लाख ले लिया। अब तीसरे साल टोटल डिविडेंड कंपनी का कितना पे कर रही है? 2,20,000 कर रही है ना। यहाँ से देखें जरा, तीसरे साल कंपनी टोटल डिविडेंड कितना पे कर रही है भाई? 2,20,000 का, ठीक है जी। तो 2,20,000 में से 1 लाख तो इसको